बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपने डिटेल देखनी है तो फिर आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैं जस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बताऊंगा। अच्छा जी, ये मोहतरमा इसके बाद जो है आउटलाइन बताए गए हैं आपको। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी हम कहते हैं कि इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये आपने याद रखना है। इसमें जो मतलब ये लाइन है ना, अक्सर यही पूछा जाता है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ व्हाट। आगे जो है आपको डैश दिया गया होगा, तो इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। ठीक है, इसमें आप ये दोनों अगर कहीं लिखे हुए हैं तो आप इसमें वो लगाएंगे। साइकी का मीन बताया गया है कि ब्रीदिंग या फिर स्पिरिट या फिर सोल। और लॉगी जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लॉजी, लॉजिया, लॉगी वगैरह, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टडी। तो साइकी सोल और लॉजी मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ स्पिरिट या स्टडी ऑफ ब्रीदिंग, आप इसको साइकोलॉजी कह सकते हो। अलू वाले फिर आ गया। अच्छा जी, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को मतलब देखने के लिए हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। इसमें तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो है बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म क्या है कि आप किसी को किसी के बिहेवियर को देखते हो कि हाउ ही रिएक्ट्स टू द थिंग, मतलब वो चीज़ों को किस तरह लेता है, किस तरीके से वो इन्वायरमेंट उसके ऊपर असर करता है या उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से है। ठीक है, ये अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे इम्पैक्ट द वे यू बिहेव। बिहेवियरिज्म यही है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो। दूसरा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में आपने ये बात याद रखनी है, बेस्ड ऑन मेंटल प्रोसेसेस। आपका बोलना, आपका सोचना, आपका जो जहनीत है, वो सारी चीज़ें ये जो है मेंटल प्रोसेस या कॉग्निटिव में आता है। ठीक है। ह्यूमनिस्टिक वही है कि आप जो है दूसरों को किस तरीके से डील करते हो या आप जो है अच्छे और बुरे में फ़र्क करते हो, ये आपका ह्यूमनिस्टिक है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक में यही सारी चीज़ें जो आपको आपके जहन में जिस वर्ड का जो मतलब बाहर है ना, बस वही आप याद रखो। मेन जो है वर्ड का मतलब है, अगर वो आपको याद हो तो आपको आगे इतना मसला नहीं होगा। साइकोडायनामिक है। साइकोडायनामिक, इसमें आप ये वर्ड याद रखें, अनकॉन्शियस डायनामिक्स या फिर इनर फोर्सेस। मतलब वो चीज़ें जो आपके जहन के अंदर है, कोई आपको जो है फोर्स नहीं करता उस चीज़ के लिए। आप किसी चीज़ को बुरा मानते हो तो वो आपके जहन में बुरा है, कोई वो आपके जहन में अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, आप किसी को देख के वो ऑब्जर्वेशन के बिना पर वो किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकते, बल्कि आपके जहन में उस चीज़ की जो परसेप्शन बनी हुई है उसको जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो साइको डायनामिक है। डायनामिक मतलब वही लिखा हुआ है कि अंदर से जो हम कहते हैं ना एक बंदे की ज़मीर, तो ये आपके अंदर वो चीज़ें कि आपके अंदर में कुछ ऐसी ताकत है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कामों पर मजबूर करता है, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है। इसको हम कहते हैं साइको डायनामिक। साइको डायनामिक कुछ जो है साइकोलॉजी के हम चीज़ें पढ़ते हैं। सोशो कल्चर के मतलब हम कल्चर से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि किसी को आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कल्चर में ये बुरा मान जाते हैं कि आप किसी को अचानक टच करो या किसी से हाथ मिलाओ या किसी को जो है किसी से हाथ लगाओ, तो ये नॉट ओके है। लेकिन दूर से आप जो है बात करते हो, सलाम करते हो, दुआ करते हो, तो ये ओके है। ठीक है, इस तरह मतलब कल्चर जो आपको चीज़ें सिखाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो आपके सोशल कल्चर में आता है। अच्छा, डेफिनेशन वही है कि मतलब आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं और उसकी वजह से आपके बॉडी के ऊपर या आपके जहन के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो चीज़ें आप अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, वो सोशो कल्चर है। इसके अलावा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का मतलब ये कि वक्त के साथ साथ इंसान में कितने चेंजेस आए। जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइंस हम कहते हैं कि जो इंसान है वो चिंपैंजीज या फिर बंदर से इवॉल्व हुआ है। तो पहले के जो इंसान थे या पहले के जो हमारे इंसेस्टर थे, उनकी बिहेवियर और उनका जो तरीका कार था ज़िंदा रहने का या ज़िंदगी गुजारने का, वो अलग था, लेकिन आजकल के इंसान का अलग है। तो वक्त के साथ साथ वो किस तरीके से उसमें चेंजेस आई, किस तरीके से उसने जो है अपने आप को डेवलप किया, इसको हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहते हैं। ये वही बताया गया, ये मैंने डिटेल से बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपको 7 पर्सपेक्टिव्स बताए गए हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स है। एवोल्यूशनरी, ह्यूमनिस्टिक, क्रॉस कल्चरल, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, ये कुछ कोट्स हैं।
आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ील्ड्स है कि आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, ये हम जो है पढ़ चुके हैं। मैं आपको जस्ट इसकी एक एक लाइन में डेफिनेशन बता देता हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजी से डॉक्टर होते हैं, तो साइकोलॉजी के भी डॉक्टर होते हैं, वो लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म के मसलों को सुनते हैं, ठीक है, और उसको समझते हैं। उसके बाद जो है वो जितने भी मतलब डिसेबिलिटीज़ और डिस्कम्फर्ट्स है उसको सुनते हैं। तो मरीज़ का जितना भी मसला होगा वो मतलब अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम किसी को सुनाना चाहते हैं, तो जो साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं वो यही काम करते हैं कि मरीज़ के प्रॉब्लम को सुनते हैं, उस बिना पर उसके जो है साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मतलब आप साइकोलॉजी के फील्ड में काम करेंगे और उसमें आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंटल प्रोसेसेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसमें आप जो है किसी की मेमोरी, किसी की लर्निंग एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी और ये सारी चीज़ें देखोगे। आप जो है ये देखोगे कि वो कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हैं, कोई चीज़ लर्न किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं the scientific study of systemic psychological changes that a person experience over the course of his या her life span। मतलब एक बंदे के ज़िंदगी में जो है स्टार्ट से लेके आखिरी उम्र तक, बुढ़ापे तक जो है उसके ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, ये हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर आप वर्ड याद रखोगे, उसका मतलब याद रखोगे, तो आपको फिर ज़्यादा डेफिनेशन या फिर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको पता चल जाएगा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फिर से बताई गई है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में वही हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान कितना इवॉल्व हुआ, कितनी चीज़ें उसने सीखी और कितना उसका डेवलपमेंट हुआ। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हम क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। बाज़ जो है वो जो मुजरिम होते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्म करके फ़रार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो फिर जो है वो पुलिस और जो मतलब इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस जो होती हैं वो उनको मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट, DNA और ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब पाकिस्तान में तो नहीं होता, बाहर के मुल्कों अगर आपने जो है मूवीज़ वगैरह में देखा है तो ये सारी चीज़ें होती हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, ठीक है। ये भी एक मतलब अच्छी खासी फील्ड है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी नाम से ही पता चलता है कि आप मेडिसिन और मेडिकल के रिलेटेड है, आप अपने आप का ख्याल रखोगे, बॉडी का ख्याल रखोगे, और ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ साइकोलॉजी में आती हैं। न्यूरो साइकोलॉजी या न्यूरो साइकोलॉजी में जो है वही ब्रेन रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं, बिहेवियर, क्लियर बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी हमारे ब्रेन में होते हैं, दैट इज़ न्यूरो साइकोलॉजी। ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी है। ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी में हम इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जिसको हम IO साइकोलॉजी भी कहते हैं। मतलब आप किसी इंडस्ट्री को, किसी वर्क प्लेस को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाओगे, आपके अंदर या आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, आपके जहन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी है, तो ये तो नाम से ही पता चलता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं या हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, हम लोगों के साथ कैसे मिलते जुलते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है या लोगों का बिहेवियर कैसा है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को देख के उनको परखते हैं, उनको जो है मतलब उनके बिहेवियर को जज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजी में आती हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है आपको नाम का एक एक लाइन बस याद होनी चाहिए, बाकी आपको मतलब याद हो जाएगा। साइकोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए, तो ये तो बहुत ही ईजी है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड्स और कल्चर के पेशेंट्स आएंगे, आप उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर आपके पास डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स के आएंगे तो आपने उसको सेम ट्रीट करना है और उनका ख्याल करना है। इसीलिए हम नर्सिंग में जो है साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आगे आप ये पढ़ सकते हैं कि पेशेंट का केयर करेंगे और ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग में इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आएंगे तो उनको डील करना है। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेशलाइज्ड डिग्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर कहाँ है, अच्छा ये रहा सेकंड, भाई खुल जाओ। इसमें जो है अगर आपने ये वाला चैप्टर समझ लिया, ये जो सेकंड चैप्टर है, तो बाकी के चैप्टर आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि बाकी के चैप्टर जो है वो इससे ही बने हुए, ठीक है। इसके स्टेजेस उसमें भी है, तो आप इसको समझ लें, बाकी जो है वो इजी होंगे।
दूसरा है इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि इसमें भी वही मोहतरमा ने अपनी पिक्चर लगाई हुई है। ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा फास्ट जाते हैं आगे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि द साइंटिफिक स्टडी कि एक बंदा जो है किस तरह और उसके बॉडी में, उसके ज़िंदगी में, उसके लाइफ में किस किस तरीके चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है, ये जो पहली लाइन है ना, आपने ये याद रखनी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, एडोलेसेंस है, डेवलपमेंट है, एजिंग है और उसकी पूरी ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में फ़ोकस करके पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बाकी के ब्रांचेस पढ़े तो वो अलग चीज़ है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अलग चीज़ है। इसके जो स्टेजेस हैं वो आपको बताए गए हैं, इससे तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो थ्योरीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो थ्योरी है वो है जीन पेजेट की। जीन पेजेट की थ्योरी आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी याद रखनी है। कॉग्निटिव का मैंने बताया कि जहनीत, अक्ल और इन आपके दिमाग से ताल्लुक़ रखता है। तो जीन पेजेट की जो थ्योरी है वो बच्चे की दिमाग से ताल्लुक़ रखती है, कि मतलब वो आपको जो बताएगी वो थ्योरी, वो सिर्फ बच्चे के दिमाग को लेके बताएगी, बाकी उसकी बॉडी और उसका जो है सेक्सुअली और ये सारी चीज़ें वो आपको नहीं बताया। जीन पेजेट अगर आप इसका थोड़ा बहुत याद रखना चाहते हैं तो लिखते हैं कि 1896 में पैदा हुआ था स्विट्ज़रलैंड, और ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आ सकता है पेपर में। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वही है कि द एबिलिटी टू थिंक, रीज़न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। बस ये आपने याद रखना है कि एक बंदे के अंदर सोचने, समझने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की और बात करने की सलाहियत है, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नीचे भी वही लिखा हुआ है, या फिर उसमें यही है कि जो भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग लाइफ स्पेन, ठीक है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अच्छा जी, इसके जो है वही बताया गया है कि मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो ये आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। इसके जो स्टेजेस है इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एसिमिलेशन, दूसरा एकोमोडेशन, जो हम पढ़ेंगे। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, the process by which new experiences are incorporated into existing schemas। ठीक है, assimilation के ये डेफिनेशन याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जब आप कोई न्यू चीज़ सीखते हो, न्यू एक्सपीरियंस करते हो और वो आपके दिमाग में जाके स्टोर होता है, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का अगर आप मीनिंग याद रखोगे तो आपको एसिमिलेशन का मतलब आप कह सकते हो किसी न्यू चीज़ का ऐड करना, या कोई न्यू चीज़ लाना अपने दिमाग में, या कोई जो है वो कोई भी नई चीज़ का आना, एसिमिलेशन कह सकते हैं। अच्छा जी, ये ही बताया गया है आपको। दूसरा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जो है इसकी भी आपको डेफिनेशन याद, द प्रोसेस बाय विच न्यू एक्सपीरियंस कॉज एग्जिस्टिंग स्कीमास टू चेंज। मतलब कोई आपके जहन में किसी चीज़ के बारे में कोई ख्याल है, कोई परस्पेक्शन है, लेकिन कोई न्यू चीज़ ने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो दरख्त है वो ज़मीन में नहीं उगते, वो कुदरती जो है पैदा होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना, लेकिन ये हमारी पहली सोच है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो हमें पता चलता है कि दरख्त जो है वो ज़मीन से उगते हैं, उनको सीड से उगते हैं। तो ये एकोमोडेशन है कि पहले जो हमारी सोच थी अब वो चेंज हो गई और एक न्यू चीज़ उसकी जगह पे आके फिट हो गई, तो हम इसको एकोमोडेशन कहेंगे। अच्छा जी, द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है जीन पेजेट की, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो स्टेज है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है इसके स्टेजेस और स्टेजेस की जो मतलब एज है, ठीक है, वो आपने याद रखनी है। इसमें सबसे पहला द सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक का है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चे के अंदर जो है वो ईयर्स, माउथ, आइज़ और हैंड्स ये थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, और उसके मोटर रिफ्लेक्सेस, मतलब किसी चीज़ को जवाब देना या कंट्रोल करना अपने हाथ पाँव से, वो थोड़ा सा डेवलप होता है। इसमें अगर आप इस लफ्ज़ पर गौर करें तो सेंसरी और मोटर से आपको पता है। सेंसरी मतलब किसी चीज़ को सेंस करना है, फील करना है, तो इसमें वो चीज़ों को फील करना शुरू कर देते हैं, किसी चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरा ये है कि मोटर है, मतलब अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है तो उसको वापस रिस्पांस दे सकते हैं। ये उसके जो है
सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, फॉर बर्थ टू 2 ईयर्स में होता है ये, ठीक है। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि स्कीमा वगैरह जो है वो डेवलप होते हैं, चीज़ें जो है उनके दिमाग में स्टोर होती रहती हैं, स्कीमा जो होता है वो उसमें डेवलप होते हैं। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बेसिक लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब बच्चा जो है थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर देता है। तो ये पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज स्किल्स कौन से ईयर में या कौन से स्टेज में डेवलप होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस है, तो ये जो है तकरीबन 8 से 9 महीनों के दरमियान होता है, और उसमें जो है वो चीज़ों को देखने का, परखने का जो है उनके अंदर सलाहियत आ जाती है कि मतलब ये जैसे कि लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, मतलब एक चीज़ मौजूद है इवन व्हेन इट डिसअपियर फ्रॉम साइट। अगर आप उसको बच्चे के सामने से हटा देते हो तो उसको पता चल जाता है कि ये मौजूद है ये चीज़, लेकिन इसने छुपाया है कि या इसने हटाया है। तो ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस का मतलब ये है। इसके अलावा गोल डायरेक्टेड और इंटेंशनल एक्शन, इसमें जो है वो बच्चा अपने आप से कुछ न कुछ कर सकता है, कॉन्शियसली, मतलब इरादतन जो है वो कुछ कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट इमिटेशन, उसमें वही है कि पिछला जो चीज़ हुआ है, ठीक है, या पिछली उसका जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक वो चीज़ों को देख सकता है, थोड़ा बहुत उसकी मेमोरी वगैरह डेवलप होती हैं। स्टेज 2 जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 2 to 7 ईयर ऑफ एज में होता है, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्टेज में चला जाता है, कम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, मतलब मेंटली वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, वो वर्ड्स और इमेजेस को पहचान सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है इतना लॉजिकल रीजनिंग वो नहीं कर सकता, और जो है वो ज़्यादातर चीज़ों को कार्टूनिक शक्ल में जो है वो प्रेजेंट करता है, मतलब अगर आप उसको सन का डायग्राम बनाने को कहो तो शायद वो एक स्माइली फेस वगैरह बनाए। अनरियलिस्टिक आइडियाज़ है, मतलब जो चीज़ें रियल नहीं होती लेकिन वो उसको रियल मानता है, जैसे कि सूरज का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। एनिमिज़म, कार्टून वगैरह बनाना। डिफ़िकल्टी विद रिवर्सिबिलिटी, उनको जो है एक चीज़ अगर वो बना रहे और आप उसको ख़राब करो, उसको दोबारा बनाने को कहो तो वो शायद उस तरह नहीं बना सकेंगे, रिवर्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं हो सकती। सेंट्रेशन मतलब ये कि एक टाइम पे वो एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, 2-3 चीज़ों पे एक ही टाइम पे वो फोकस नहीं कर सकते। ईगोसेंट्रिज्म है, ईगोसेंट्रिज्म मतलब ये कि वो हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं या जैसे हम चाहते हैं वो ठीक है, बाकी लोग जो है वो मतलब उनकी बात सही नहीं है, या जो मैं चाहता हूँ वो मेरे लिए वो चीज़ सही है, तो ये उनके अंदर एक ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है। स्टेज 3 जो है इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये 7 से 12 साल तक होता है। इसमें जो है कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी जो कि मैंने आपको पहले बताया वो थोड़ी सी डेवलप होती हैं, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाते हैं, और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो मतलब वो सोच सकते हैं, थोड़ा सा उनकी जो सोचने की एबिलिटी है वो मज़ीद डेवलप हो जाती है। आपने जो है स्टेजेस के नाम याद रखने, कंक्रीट ऑपरेशनल इससे पहले जो पढ़ा वो, और पहला स्टेज, ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ उसके ईयर्स। नंबर 4 स्टेज है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11-12 साल से शुरू होके आगे जो है मतलब पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, और उसमें हम मुकम्मल तौर पर जो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब ये इसमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे कि मैच्योर बंदा होता है ना, तो मैच्योर बंदा जिस तरीके से रीजनिंग और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और ये सारी चीज़ें कर सकता है तो वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी में फिर पूरी लाइफ ये चीज़ें चलती रहती है। ये लास्ट स्टेज है। सेकंड थ्योरी जो है वो फ्रूइड की है, फ्रूइड सेगमेंट की थ्योरी है, जो कि साइकोसेक्सुअल है। अब इसमें जो है आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फ्रूइड की थ्योरी कौन सी है, साइकोसेक्सुअल, और जीन पिजेट की थ्योरी कौन सी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जो नाम है उनकी थ्योरीज आपको, इनके जो स्टेजेस है ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट और जेनाइटल, ये हम पढ़ेंगे आगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो खैर मतलब ये बता रहे हैं कि आपको डिफरेंस कैसे आ जाती हैं, तो ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसके स्टेज है, ओरल स्टेज बर्थ से 18 मंथ तक होता है। दूसरा एनल स्टेज है, 18 मंथ से 3 साल तक होता है। फेलिक स्टेज है
वो 3 साल से 8 साल तक होता है। लेटेंसी स्टेज इसका जो 4th स्टेज है वो प्यूबर्टी तक होता है, और जेनाइटल स्टेज प्यूबर्टी टू एडल्टहुड। इसके 5 स्टेज है, और 5 स्टेज के आपको नाम और इसके साथ साथ उनके जो टाइम है वो आपको याद होने चाहिए। इसमें जो है सिगमंड फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी, उसमें वही है कि एक बंदा जो है किस तरह, या एक बच्चा किस तरह सेक्सुअली डेवलप होता है, उसके बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और किस तरीके से वो जो है अपने लाइफ के दौरान क्या क्या सेक्सुअली चीज़ें वो मतलब एक्सपीरियंस करता है, और उसकी बॉडी किस तरह डेवलप होती हैं। इसमें जो है वही चीज़ें हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें स्टेजेस होते हैं। अगर आप उस स्टेज को पार करते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे, अगर नहीं पार करते तो मतलब वो आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगा, स्टकनेस में आप आ जाओगे। खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके स्टेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका ओरल स्टेज है। ओरल स्टेज में जो है बच्चे का ये बताया गया है कि बच्चे का जो मेन फोकस होता है वो उसके माउथ पे होता है, कि माउथ में जो है वो जो भी चीज़ें उसको नज़र आती हैं या जो भी चीज़ें उसको मिलती है वो अपने माउथ में डालने की कोशिश करता है और हर चीज़ को खाने की कोशिश करता है। दूसरा जो है एनल स्टेज है, जो कि 18 मंथ से 3 साल तक होता है। इसमें बच्चे के टॉयलेट हैबिट्स जो है वो डेवलप होते हैं। उनको ये जो है चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने जो है मतलब यूरिन, स्टूल वगैरह ये कहाँ जाना है, कहाँ पास करना है, किस तरीके से करना है, ये इस स्टेज में हम देखते हैं। नंबर 3 जो है वो फेलिक स्टेज है। फेलिक स्टेज जो है ये 3 साल से 7, 8 या 6 साल तक होता है, और इसमें जो है जेनाइटली मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो स्टिमुलेशन कर जाते हैं, मतलब उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाती हैं। और इसमें 2 किस्म के कम्प्लेक्सेस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक है ऑडिपस कम्प्लेक्स, दूसरा है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। ऑडिपस कम्प्लेक्स जो है बॉयज़ में होता है कि वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स गर्ल्स में होता है जो कि अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये आपने याद रखें, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स इज़ फॉर गर्ल्स एंड ऑडिपस कम्प्लेक्स इज़ फॉर बॉयज़। इसके अलावा लेटेंसी जो है 7-8 साल से लेके प्यूबर्टी तक है। इसमें जो है ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती, ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स या ज़्यादा चेंजेस बॉडी में नहीं आते, बस बॉडी जो है वो डेवलप होती हैं 7 से प्यूबर्टी तक 7 साल से, ठीक है। और इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट या इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, इसमें जो है चीज़ें कूल डाउन होती हैं, बस आपने यही याद रखना है। इसके अलावा जेनाइटल स्टेज जो कि प्यूबर्टी टू एडल्टहुड होता है, इसमें जो है सारे सेक्सुअल कम्प्लेक्सेस और अपोजिट सेक्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि एक एडल्ट बंदा होता है, ठीक है। मतलब बॉयज़ जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन और कन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो होती हैं वो इस स्टेज में होता है, ठीक है। इसमें जो है बच्चा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वही फ्रॉयड की थ्योरी है, इसमें आपने बस यही स्टेजेस और टाइम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज़ एरिक्सन्स थ्योरी। इसमें जो है वो स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी हम इसको कह सकते हैं। इसमें मतलब आपके ज़िंदगी के बारे में आपको बताया गया है कि स्टार्ट से लेके एंड तक एक बंदा किस किस स्टेज से गुज़रता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये 8 स्टेजेस हैं इसके, जो कि आपको बताए गए हैं। इसमें जो है हमने मतलब एडोलेसेंस तक हमारा इसमें कोर्स है, तो हम एडोलेसेंस तक ही पढ़ेंगे, बाकी 7-8 स्टेज जो है वो उसके बाद पढ़ेंगे। ये 8 स्टेज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं और इसके स्टेजेस पढ़ते हैं। एरिक्सन की जो थ्योरी है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस के बारे में बताती है। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब 1 साल तक, पैदाइश से लेके 1 साल तक जो है बच्चों में ये चीज़ डेवलप होती है, और ये मतलब बच्चे में ये चीज़ डेवलप होती है कि बच्चे को पता चलता है, या बच्चे को जो है अपने और पराये का पता चलता है कि वो किस पे ट्रस्ट कर सकता है, किस पे नहीं कर सकता। जैसे फैमिली का कोई बंदा हो तो बच्चा उसके साथ खुश होता है, लेकिन कोई अगर फैमिली से बाहर आ जाए, बच्चे को गोद में लेने की कोशिश करें या फिर उसके साथ खेलें, तो वो बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट ये चीज़ है। दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी, ये दोनों 2 चीज़ें जो है आपको बताई गई हैं, और ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। 1 से 3 साल के अंदर ये होती हैं, और इसमें जो है ऑटोनॉमी मतलब ये कि बच्चा जो है ख़ुद से कुछ कर सकता है, आप उसको करने दे रहे हो कि हाँ सही है, जो भी मतलब आप
कर सकते हो, ठीक है, आप उसको इख्तियार दे रहे हो। और शेम एंड डाउट में ये होता है कि बच्चा जो है वो आप उसको कंट्रोल करते हो, उसको कुछ नहीं होने देते या कुछ नहीं करने देते, ठीक है, तो वो फिर शेम एंड डाउट में चला जाता है। उसको ये लगता है कि अगर मैं कुछ करूँगा तो ये गलत हो जाएगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शेम एंड डाउट में ये है 1 से 3 ईयर्स तक। इसके अलावा जो 3 स्टेज है उसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें भी यही है। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी नए काम का शुरुआत करना, ठीक है। तो अगर आप बच्चे को इतना डेवलप करते हो कि वो ख़ुद से कुछ कर सके तो इनिशिएटिव है। अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो और वो जो है न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता या नए कोई काम नहीं कर पाता तो वो उसके लिए गिल्ट में आ जाए 3 to 5 ईयर्स। नंबर 4 जो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी है, जो 6 ईयर से लेके प्यूबर्टी तक है। इसमें जो है वो अपने दोस्त बनाता है और या तो वो दोस्त बनाएगा या फिर अकेला रहेगा, मतलब उसके नेचर पर डिपेंड करता है। इंडस्ट्री है तो मतलब उसके दोस्त वगैरह, ये उसके दोस्त बनने की मतलब दोस्त बनाने की उम्र होती है। इन्फीरियॉरिटी में ये कि उसी उम्र में वो अकेला रहें, वो उसके कोई दोस्त ना हो, तो ये इन्फीरियॉरिटी का स्टेज है। नंबर 5 जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, ये एडोलेसेंस में होता है। और ये मैंने आपको एडोलेसेंस वाले में बताया था कि मतलब बंदे को जो है अपने रोल, उसको ये जानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये वो जानने की कोशिश करता है कि मैंने आगे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, या मेरा जो प्रोफेशन है, या मैं किस चीज़ को अच्छे से कर सकता हूँ, क्या काम है जो कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ, कौन से काम मैं अच्छे से नहीं कर सकता। एडोलेसेंस में ही आता है। नंबर 6 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसमें जो है वो बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशनशिप्स बनाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव उसके रिलेशनशिप्स होते हैं। तो यही होती है अर्ली एडल्ट ईयर्स में ये होता है। नंबर 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, मिडिल एडल्टहुड में होता है कि वो जो है अपने जनरेशन के लिए आगे कुछ करें, अपने बच्चों के लिए कुछ करें या उनके लिए कुछ ऐसा छोड़ें जो कि उनके बच्चों के लिए फिर आगे आसानी हो। खैर ये हमारे उसमें नहीं है, हम सिर्फ स्टेज पढ़ेंगे, हम 6 तक जो है वो स्टेजेस डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी 7, 8 जो है वो शायद फ़ाइनल में होंगे हमारे। नंबर 8 में लेट एडल्टहुड है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी का वो करते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया जब बंदा बूढ़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में। अच्छा, इसमें वही आपको बताए गए हैं सोशल डेवलपमेंट, ये तो खैर इतना नहीं है, आगे चलते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है सवालात पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसमें है पेरेंटिंग स्टाइल वैसे प्रेजेंट किसने किया था, बमरेड का नाम दिया गया है, तो ये आपने याद रखें, बमरेड ने जो है ये स्टाइल जो है वो प्रेजेंट किया था। सबसे पहले इसमें जो पेरेंट्स है वो है नेगलेक्टफुल या आप इसको अनइन्वॉल्व ही कह सकते हो। नाम आपको ये इसका मतलब पता हो तो फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेगलेक्टफुल का मतलब होता है नज़रअंदाज करने वाला, किसी चीज़ को इग्नोर करने वाला। तो पेरेंट्स जो नेगलेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, या वो पढ़ाई में कैसा है, या वो क्या काम करता है, बाहर जाके उसके दोस्त कैसे हैं। तो ये जो है मतलब कम्प्लीटली नहीं पता, नेगलेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। ना ही बच्चों को वो कुछ मोटिवेशन देते हैं, ना ही उसको कोई मतलब बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है, उनका इंडिपेंडेंस कंट्रोल नहीं होता। दूसरा है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स और अथॉरिटेटिव में फ़र्क है। ये दो अल्फाज जो है थोड़े से मतलब सिमिलर है, बस थोड़ा सा फ़र्क है तो पता होना चाहिए। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड पनिटिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और जो बच्चों को हर बुरे काम पे या कोई भी गलती हो जाए तो उस पर सज़ा देते हैं, पनिटिव है ना। तो इसमें आपने अथॉरिटेरियन पेरेंट वेरी स्ट्रिक्ट और पनिटिव आपने ये जो है इसमें याद रखना है। इंडल्जेंट ये होते हैं कि हाईली इन्वॉल्व है और लेकिन उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन या कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे होते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि बच्चों को जो है ज़्यादा कुछ करने भी नहीं देते और ज़्यादा उनको ऊपर कंट्रोल भी नहीं रखते। लेकिन मतलब उनमें जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मैं कोई काम करूँगा तो इससे मेरे पेरेंट्स खुश होंगे या फिर परेशान होंगे या गुस्सा होंगे, ठीक है। उसमें जो है इंडल्जेंट होता है कि बच्चे को जो है उसकी कोई सेल्फ़ कंट्रोल या कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो जो है अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये भी मतलब एक अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है। इसमें जो है सबसे बेस्ट जो है दैट इज़ अथॉरिटेटिव।
अथॉरिटेटिव में पेरेंट जो है वो सपोर्टिव होते हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ लिमिट्स भी रखे होते हैं कि आपने ये काम करना है लेकिन इस हद तक करना है, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब जैसे कि बच्चे को आप इजाज़त कि आप बिल्कुल बाहर जा सकते हो लेकिन टाइम पे घर आना है, तो ये आपने उसके लिए एक लिमिट रखा हुआ है। तो इसी तरह जो अथॉरिटेटिव पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों से डिमांड भी करते हैं कि मैं आपके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ख़र्च कर रहा हूँ, फ़ीस दे रहा हूँ या आपका जो है इतना ख्याल कर रहा हूँ, तो आपने उसके बदले में मुझे भी कुछ लेके देना है, रिज़ल्ट्स उसके मुझे चाहिए। अथॉरिटेटिव पेरेंट। तो अगर पूछा जाए कि पेरेंटिंग स्टाइल में सबसे बेस्ट कौन सा है या सबसे ख़राब पेरेंटिंग कौन सी है, तो ख़राब जो है वो नेगलेक्टफुल में आएगा, और इसके अलावा जो सबसे बेस्ट है तो वो अथॉरिटेटिव आएगा। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बताया गया है कि आपके बच्चों का जो है आपकी हेरिडिटी का बहुत असर होता है उनके ऊपर, और उसके मतलब जो जेनेटिक होता है ना कि आपका बिहेवियर जैसा है तो आपके बच्चों का भी वैसा होगा। अगर आपका मतलब बिहेवियर बहुत ख़राब है या जो है बहुत ही बेकार बिहेवियर वाला बंदा है तो उसके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। तो और एनवायरनमेंट का भी उसके ऊपर असर होता है। खैर ये तो इतना वो नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा फिनाइल कीटोनूरिया लिखा हुआ है। फिनाइल कीटोनूरिया इज़ एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड इफ़ेक्ट। मतलब एनवायरनमेंट से आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं और एनवायरनमेंट की वजह से अगर आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके बिहेवियर, आपके मेंटालिटी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम फिनाइल कीटोनूरिया कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो एक दो जो है इसमें टर्म्स है वो आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा जी, इसके अलावा ये बताए गए हैं, लेकिन ये खैर स्टेजेस इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी थ्योरीज़ है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है उसमें थर्ड स्लाइड पे हम जाएंगे। इसमें जो है ज़्यादा कुछ मज़ीद नहीं है इसमें। इस स्लाइड में अगर आपने ये स्लाइड अच्छे से समझ लिया, इसमें जो है स्पेशली थ्योरीज़ के ऊपर आपने फ़ोकस करना है और इसके जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है, तो ये बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर है इन्फेंसी, जो कि इसमें मतलब हम वो पढ़ेंगे जो कि 0 से 2 साल तक के बच्चों का डिफरेंसेस होते हैं या उनके अंदर जो चेंजेस आती हैं। इसमें भी मोहतरमा ने अपनी पिक्चर लगाई हुई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट, ये पहले ही बता दिया है कि इसमें जो है मोटर स्किल जो है वो डेवलप होते हैं कि बच्चों के अंदर जो है रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, किसी चीज़ को जो है जल्दी से वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और उनकी बॉडी जो है फ़िज़िकल ग्रोथ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब 1 से 2 साल के अंदर या बर्थ से 2 साल के अंदर तक का जो टाइम होता है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उनकी बॉडी जो है वो बढ़ती है और उनका जो है वेट ज़्यादा हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, फिर उनके 1 साल तक उनका वेट जो है वो ट्रिपल हो जाता है। तो ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। इसमें वही है कि सबसे पहला जो स्किल डेवलप होता है वो फ़ाइन मोटर स्किल है। फ़ाइन मोटर स्किल का मतलब ये ही कि बच्चों के अंदर वो हैंड और फीट का जो है वो आ जाता है, रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, वो अपने हाथ पाँव को जो है वो ग्रेस किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, किसी चीज़ को अपनी जगह से हिला सकते हैं, और थोड़े बहुत जो स्किल होते हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं। 3 मंथ्स जो है वो लिखा हुआ है कि 3 मंथ होल्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट इन हेड, छोटी छोटी चीज़ों को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। 5 मंथ में जो है वो किसी चीज़ के पीछे जा सकते हैं और किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। 6 मंथ्स में जो है वो अपनी आंखें जो है किसी चीज़ को अपनी आंखों से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 7 मंथ में जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकता है। 8 मंथ में जो है वो अपने हाथ ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10th मंथ में जो है वो क्या करते हैं कि किसी चीज़ को मतलब पकड़ सकते हैं या फिर उसको छोड़ सकते हैं। अगर आप उसको कोई चीज़ लेने से कहो कि आप मुझे ये दे दो, उसके हाथ में कोई टॉय है, आप उसको कहो कि ये मुझे दे दो, तो वो आपको दे सकता है। ये मतलब वक्त के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट आ जाती है 10 मंथ तक। 14 मंथ तक यही कि मतलब अगर आप उसको बुक दे दो तो उसका पेज पलट सकता है, ठीक है। 15 मंथ में जो है वो किसी
मतलब आप उसको कोई टॉय दे दो और आप उसको कंटेनर के इसमें डालना है तो उसमें डाल सकता है। 16 मंथ में जो है वो दोनों हाथों से खेल सकता है, किसी चीज़ को जो है वो इशारा कर सकता है, पॉइंटिंग कर सकता है, और ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। 17 मंथ्स तक वो कोई कोई ब्लॉक टावर वगैरह बना, जैसे कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और टावर बनाते हैं ना, तो ये चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई रिफ्लेक्सेस वगैरह उनके अंदर डेवलप होती हैं फिज़िकल डेवलपमेंट में। बेबिन्स की रिफ्लेक्स डेवलप होते हैं, रूटिंग और सेंसरी में जो है वो आई फोकस, ग्रेस्पिंग जो हमने पढ़ा वही सारी चीज़ें, क्रॉलिंग वगैरह, और कभी कभी मतलब स्टैंडिंग भी कर सकता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी उनकी डेवलप होती है। इसके अलावा मेमोरी में जो है वो ज़ाहिरी बात है कि उनकी थोड़ी बहुत मेमोरी डेवलप होती है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लेस देन 30 सेकंड, लॉन्ग टर्म जो है मतलब शॉर्ट टर्म ये है कि 30 सेकंड तक उनको कोई चीज़ याद रहेगी फिर वो भूल जाएंगे। लॉन्ग टर्म जो है वो अपनी पूरे उसमें दिमाग में उनके स्टोर होता है। लैंग्वेज जो है ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज मतलब ये कि 2 साल तक वो बोलना भी शुरू कर देते हैं। साइको लैंग्वेज जो है, साइको लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, ये वो लोग होते हैं जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज करते हैं। इसमें जो है बच्चे की मतलब वो बच्चों के हेल्प करते हैं लैंग्वेज सीखने में या बोलने में, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि उनका दिमाग थोड़ा बहुत डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये 0 से, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ 0 to 2 ईयर के अंदर होती है। अच्छा, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर वही स्टेज आता है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है 0 to 2 ईयर में। और पीजेट में सेंसरी मोटर स्टेज आता है। अगर आप जीन पीजेट की थ्योरी पढ़ें तो उसमें 0 to 2 ईयर में कौन सा स्टेज आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्टेज 1 स्टेज 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्स डेवलप होते हैं और इसके अलावा वो चीज़ें जो है मुंह के अंदर डालते हैं। स्टेज 3 ये वही है कि थोड़ा सा बिहेवियर एनवायरनमेंट का उनके ऊपर असर होता है। स्टेज 4 ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस, ये वही सारी चीज़ें जो हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इसमें न्यू नहीं है। इसके अलावा पीजेट में वही स्कीमा, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सेगमेंट फ्लूइड की थ्योरी है जो इसमें, तो उसमें 0 to 2 ईयर में ईगोसेंट्रिक वाली चीज़ आ जाती है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें ओरल स्टेज है सेगमेंट फ्लूइड के उसमें थ्योरी में कि 0 to 2 ईयर में ओरल स्टेज आता है, ये बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वही 0 to 2 ईयर में एरिक एरिक्सन की अगर बात करें तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी में जो है वो क्या आता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि बच्चे को जो है किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना, किसके साथ वो खुश होता है, किसके साथ वो नहीं खुश होता। ये एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाला स्टेज इस उम्र में आता है। ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इतना इसमें कुछ डिफरेंस या इसमें नहीं है। इसमें इस पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर थ्योरी के मुताबिक 0 to 2 ईयर में कौन कौन सा स्टेज आता है। तो उसमें हमने पढ़ा कि जीन पेजेट की थ्योरी में ओरल स्टेज आता है, दूसरे वाले में जो है एरिक एरिक्सन में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है, और साइकोसेक्सुअल थ्योरी में उसमें ओरल स्टेज और ये सारी चीज़ें, ये तीनों जो है आपने कॉग्निटिव में कॉग्निटिव स्टेज आ जाता है और थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा। अच्छा, ये वही सारी चीज़ें हैं, इसके स्टेजेस बस आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 भी वही है जो कि पढ़ चुके हैं पहले। इसमें अगर देखें तो 2 to 5 ईयर की बात होगी। पहले स्टेज में हमने 0 to 2 ईयर पढ़ा, अभी 2 to 5 ईयर की बात होगी। इसमें जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगा। प्री ऑपरेशनल मतलब ये कि चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, थ्रू सिंबल्स या फिर थ्रू एनिमेशन जो है वो करते हैं। इसके अलावा सेंट्रेशन जो कि पढ़ चुके हैं पहले, इरिवर्सिबिलिटी, ईगोसेंट्रिज्म और ये सारी चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं। सेंट्रेशन डेवलप होता है मतलब ये कि बच्चे के अंदर जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करने की सलाहियत होती है कि वो एक ही टाइम में एक ही चीज़ को जो है वो फोकस करता है। ईगोसेंट्रिज्म, ये जो पिक्चर लगाई हुई है ये बहुत अच्छी पिक्चर है इसमें कि जो है उसमें
अपना आप को वो देखेगा, अपने आप को बेस्ट मानेगा, ईगोसेंट्रिज्म, बाकी जो है वो सारी चीज़ें, बाकी लोग उसको कुछ मतलब उनकी अहमियत नहीं होगी। इसके अलावा प्ले है, मतलब खेलेगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेगा चीज़ों को जो है सिंबल से, प्रिटेंड या फिर सिंबॉलिक प्ले वही है। इनेमिज़म में यही है कि मतलब उनको जो है वो बच्चे जो है कार्टून्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। आर्टिफिशलिज़म है, आर्टिफिशियल ये कि मतलब इन्वायरमेंट में अगर वो कोई चीज़ देखेंगे तो उनको ऐसा पता चल रहा है, जैसे अगर वो क्लाउड्स देखते हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि ये आर्टिफिशियल है, मतलब किसी इंसान ने बनाए हुए। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती हैं 2 to 7 ईयर्स। इरिवर्सिबिलिटी उनके अंदर डेवलप होती है, मतलब उनको ये पता चलता है कि एक काम हो तो फिर हम उसको इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अंडे से जो है बच्चा निकला है मुर्गी का, तो फिर वो वापस नहीं जा सकता अंडे के अंदर, ये इरिवर्सिबिलिटी है। अच्छा जी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें जो है ये एरिक्सन का जो वो है थ्योरी है, ठीक है, उसमें कौन सा स्टेज आएगा इस उम्र में, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि किसी काम को शुरू करने की जो हिम्मत होती है वो है, या फिर गिल्ट है कि मतलब वो जो है कोई काम गलत हुआ या नहीं हुआ उसे, तो फिर उसको बुरा फील होता है, शर्म महसूस होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, ये आपके पढ़ने की चीज़ें है, बस आपको इसमें स्टेजेस उम्र के लिहाज से स्टेज पता होने चाहिए। साइकोसेक्सुअल की अगर बात करें तो साइकोसेक्सुअल में इस उम्र में 18 to 3 ईयर्स में, 18 मंथ से 3 साल तक एनल स्टेज आता है, और वो टाइलॉट हैबिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं, ठीक है। फेलिक्स स्टेज आता है, उसमें एरिक्सन जो साइकोसेक्सुअल है उसमें फेलिक्स स्टेज में क्या आता है कि जेनाइटल चीज़ें उसमें आती हैं, और जो मैंने आपको कम्प्लेक्स बताएं ऑडिपस और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, वो भी इस स्टेज में डेवलप होती हैं कि मतलब अपने अपोजिट जेंडर पेरेंट्स की तरफ बच्चे डेवलप होते हैं। दैट्स ऑल। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है वो है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका आपको जो है मतलब स्कूल चाइल्ड है 5 से 12 साल की उम्र तक, इसमें क्या चेंजेस होते हैं और किस थ्योरी के हिसाब से क्या क्या होता है। पेजेट की अगर थ्योरी की बात करें तो उसमें कंक्रीट ऑपरेशनल वाला स्टेज इस उम्र में आता है। कंक्रीट ऑपरेशनल मतलब ये कि उसमें थोड़ा बहुत वो अपना माइंड यूज़ करता है, थोड़ी बहुत चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें वो यूज़ करता है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर आ जाती हैं, और ये मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा सा उनका डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा कंक्रीट ऑपरेशन में जो है वही रिवर्सिबल और मेंटल एक्शन का बताया गया है। एरिक्सन की साइकोसोशल की बात करें तो उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी आती है, मतलब कॉम्पिटेंट या कॉम्पिटेंस, किसी के साथ मुकाबला करना, दोस्त बनाना या अकेला रहना, वो इस उम्र में आ जाती है कि वो बच्चा स्कूल जाता है तो उसके नए नए दोस्त बनते हैं 5 से 12 साल तक की उम्र में, ठीक है। तो 5 से 12 साल तक की उम्र में एरिक्सन की कौन सी थ्योरी है, थ्योरी का कौन सा स्टेज है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग दोबारा बताए गए हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस पे नहीं जा रहे, अनइन्वॉल्व और वो सारी चीज़ें। सेगमेंट फ्रूइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, तो इसमें जो है वो लेटेंसी स्टेज आता है। लेटेंसी स्टेज मतलब ये कि कोई ज़्यादा इसमें वो कन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई बच्चा बिल्कुल खामोश रहता है, उसके अंदर नए नए डेवलपमेंट्स आते हैं, तो वो ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। उस उम्र में बच्चा बिल्कुल काम और कूल डाउन होता है, एंड दैट्स ऑल। अच्छा जी, यूनिट नंबर 6 है हमारे पास एडोलेसेंस। ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, तो ये आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साइकोसेक्सुअल थ्योरी या इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, वो दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले तो बॉयज़ में अंदर मतलब बॉयज़ के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है ये आपको पहले, प्यूबर्टी मतलब जब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आ जाती है, जेंडर एबिलिटी आ जाती है, और थोड़ा बहुत जो है उनके अंदर मेल वाले चेंजेस आते हैं, तो वो प्यूबर्टी कहलाता है। हाइपोथैलेमस और उसका जो है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड और ये सारी चीज़ उसके अंदर डेवलप होती हैं, ब्रेन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटेनाइजिंग
इसमें लिखा हुआ है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करता है, इम्पॉर्टेंट। और जो वो है क्या कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, तो वो फेशियल हेयर ग्रोथ और ये सारी चीज़ें उसमें करता है, ठीक है। इसके अलावा इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रूटम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं वो। अब अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में भी वही सेम हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन वो जाके आगे क्या करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे जाके काम करते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो फिज़िकल चेंजेस लाता है, मतलब मेचोरेशन ऑफ ब्रेस्ट, ओवरीज, यूट्रस, वेजाइना वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो भी मतलब फ़ीमेल वाले कैरेक्टर्स है वो उसमें प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन, लेकिन एस्ट्रोजन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से कंट्रोल है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेनार्की जिसको हम कहते हैं वो आता है, ठीक है। और बॉडी शेप उनकी चेंज हो जाती है, फैट्स डेवलपमेंट, फैट इंक्रीज़ हो जाता है उनके बॉडी में। इस स्टेज में 13 to 19 में उनका जो है कौन सा स्टेज आता है एडोलेसेंस, इसको हम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कहते हैं, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है और मैं आगे क्या करूँगा, या मेरा जो है प्रोफेशन क्या है, ठीक है। उसमें जो अर्ली 20s होती हैं उसमें वो करता है। अच्छा, इसमें जो है स्पेशली ज़्यादातर जो है जो एडल्ट नए नए होते हैं उनको बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो वो डेथ रेशो इनके अंदर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये सारे कभी कभी जो है उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। इसमें जो है आपको दो चीज़ें बताई गई हैं, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों चीज़ आपको पता हो। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें वो कम खाते हैं, और बुलिमिया नर्वोसा ये भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें जो है वो ज़्यादा खाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। पीजट की जो है उसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल ये है कि मतलब उसमें जो है बच्चा आगे जा रहा होता है, डेवलप एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है, और उसमें क्रिटिकली जो सिचुएशंस होते हैं या थिंकिंग एबिलिटी होती है उनके अंदर डेवलप होती हैं। ये इसमें वही पुरानी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, कुछ न्यू नहीं है। बस आपको जो न्यू चीज़ है वो इस स्लाइड में हार्मोन्स और उनके काम है, और स्पेशली जो मतलब उनके डिफरेंसेस है वो आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये फर्स्ट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, कि उसमें आपको कलेक्टिवली सब कुछ बताया गया है, सारी थ्योरीज, सारा सब कुछ, सारे स्टेजेस इसमें है। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 समझ आ गया तो बाकी सारी चीज़ें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट हुई है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द 6 चैप्टर्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आई होप कि समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आया तो इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल से वीडियोस बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। वही बताया है आपको एक